बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद आपको जरगे में। नाजरीन, आज के जरगे में हम बर्निंग इशू जो इस दौर का है उस पर बात करेंगे, यानी लोड शेडिंग के इशू पे और बिजली के मसाइल के इशू पे। और हमारे साथ मौजूद है सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं तवानाई के और सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग पंजाब के। बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब। और सबसे पहले मैं एक लेमैन के तौर पर ये समझना चाहता हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है और दूसरी तरफ 22-24 घंटे लोड शेडिंग हो रही है बाज़ जगहों पे, तो ये क्यों है? कल के दिन हमारे पास 5,500 से 6,000 जी मेगावाट फालतू बिजली थी और हमने 4,500 से 5,000 मेगावाट जानबूझ के प्रोवाइड नहीं की, जो डिमांड ज़रूरत थी उसके बावजूद नहीं प्रोवाइड की। अगर हम प्रोवाइड करते तो हमें एक दिन में तकरीबन कोई 2 से 2.5 अरब रुपए का मज़ीद नुकसान होता। यानी जिन फीडर्स के ऊपर आपकी मांग है और आप ना दें उसको लोड शेडिंग कहते हैं। तो वो जो मांग है वो सही जी मीटर्स पे नहीं है, वो मांग कुंडियों के ऊपर है, इलीगल ट्रांसफार्मर्स के ऊपर है जो लगे हुए बाकायदा, तो उनको बिजली हम नहीं दे सकते। और अगर उनको हमने बिजली दी तो जो बेचारे मीटर लगा के बैठे होंगे उनको वही तकरीबन कोई 2 से 2.5 अरब रुपए रोज़ाना का बोझ उन तमाम कंज्यूमर्स के ऊपर जाएगा जिनके मीटर्स हैं। वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही कंज्यूमर बर्दाश्त कर सकता है। और हमारे पास खैराती पैसा देने को है नहीं वफाक के पास। तो ये जो बिजली चोरी रोकना है ये भी तो आपके महकमे की जिम्मेदारी है ना? कोई शक नहीं है साफी साहब, ना सिर्फ हमारी जिम्मेवारी है बल्कि हमारे उस स्टाफ की जिम्मेवारी है जिसने उन कुंडियों को रोकने से बचाना है और अपनी लाइंस के ऊपर बाकायदा गश्त करनी है, जहाँ कुंडी होगी उसको हटाना है। अब आप 1-2 मिनट के लिए ज़रा तसव्वुर करें, एक लाइनमैन अपनी एक गाड़ी में या मोटरसाइकिल के ऊपर एक कुंडे को हटाने वाला चीज़ लेके जाता है, बांस लेके जाता है उसको हटाने के लिए, एक लाइनमैन बग़ैर किसी पुलिसिंग अथॉरिटी के, बग़ैर किसी को अरेस्ट करने की अथॉरिटी के। और वहाँ हुकूमत को कुछ समझता ही नहीं है। अगला 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते नहीं हटाते, क्या कर लोगे? तो उसका क्या होगा? हुकूमत की रिट जहाँ ना हो, हुकूमत का इख्तियार जहाँ ना हो, हुकूमत के इदारे को कोई कुछ समझता ना हो जिन इलाकों में, वहाँ आप क्या करें? तो इस रिट को इन्फोर्स कराने के लिए कानूनी इदारों का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस चीज़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर यही है, जॉर्जिया में यही था, अमेरिका में यही है, साउथ अफ्रीका में ये है, इंडिया में ये है, दुनिया की हर कोने में जहाँ भी इस किस्म का प्रॉब्लम है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कमज़ोर है, वहाँ ये चीज़ है। नहीं तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत का तो ये दावा है कि हमारी रेट अपनी सरहदों के अंदर हर जगह पे है, तो आप कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों का ताउन क्यों नहीं ले लेते? उन्हीं का ताउन के बगैर ये काम पॉसिबल ही नहीं है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को यही दरख्वास्त कर रहे हैं, सिंध की हुकूमत को यही दरख्वास्त की, बलूचिस्तान के सीएम को यही की, पंजाब की सीएम ने प्रोएक्टिवली अप्रोच पे हमने बल्कि हमारे कहने से पहले हमारी मदद करना शुरू कर दी। और हमारा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरीज़ और होम सेक्रेटरीज़ के साथ चीफ मिनिस्टर साहिबान के कहने के ऊपर बहुत एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो गई है। ये एक नया काम है कि इनकलाबी कदम है जिसको मुकम्मल हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर, SIFC के लेवल के ऊपर, क्योंकि ये तकरीबन 600 अरब रुपए सालाना का मामला है। 600 अरब रुपए सालाना बहुत बड़ी एक कीमत है। इसके लिए हम हर चीज़ करेंगे, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हम आ सकते, किसी की धमकियों में नहीं आ सकते, किसी की जो एहतजाज हैं उसमें नहीं आ सकते, क्योंकि ये एहतजाज उनके हकूक़ के लिए किया जा रहा है जो मुल्क के अंदर एक गलत काम कर रहे हैं। तो उनके तो हकूक़ कुछ नहीं होते। जो जी चोरी करने वाला है उसका क्या हक है मुल्क के अंदर और आइन के अंदर, हमारे सिस्टम में? लेकिन चोरी करने वाले को तो सज़ा मिलनी चाहिए। आप बेशक उनको बिजली ना दें, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूरा बिल दे रहा हूँ और मेरे इलाके में मेरा पड़ोसी बिल नहीं दे रहा है, उसकी वजह से आप मेरी बिजली भी बंद कर लेते हैं, तो ये जुल्म नहीं है मेरे साथ? जुल्म है। हाँ, ये बिल्कुल जुल्म है। इसको हम तस्लीम करते हैं कि जुल्म है। हाँ। लेकिन मेरे पास फिजिकली कोई और तौर तरीका नहीं है करने वाले का काम। मैं किसका, देखिए, एक तो हमारे पास ऑटोमेटिक मीटर्स नहीं है,
जो आप एक का मीटर बंद कर दें, जिसने बिल ना दिया हो और जिसने बिल दिया उसके लिए चालू रहने दें। वो ऑटोमेटिक मीटरिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और वो हम शुरू करने लगे हैं बाय द वे। उसका पूरा हमने उसका ढांचा भी बना लिया है, और आपकी यही कंपनी जो प्राइवेटाइज अगले साल में हो रही है वो खुद भी करेंगी। लेकिन ये बिल्कुल जुल्म है, और इसको हम इसको महदूद करने लगे हैं। अब 60 अरब रुपए का हमने एक स्कीम लॉन्च करने लगे हैं अब इस PSDP के अंदर, जहां इस वक्त तो पूरा फीडर जनाब का बंद होता है ना, उस वक्त सिर्फ एक ट्रांसफार्मर बंद हो सकेगा। तो हम हर ट्रांसफार्मर को पीछे से रिमोटली ऑपरेट करवाने लगे हैं, और उसको के ऊपर मीटर लगाने लगे हैं, ताकि हर ट्रांसफार्मर अपना नफ़ा और नुकसान बता सके कि इस ट्रांसफार्मर के इलाके में कितनी आपकी बिजली चोरी है। इस वक्त तो पूरे जो फीडर है उसके ऊपर होती है, जिसके ऊपर 50 ट्रांसफार्मर भी हैं, 100 भी हैं, 150 भी हैं, 400 भी हैं। तो हम उसको ट्रांसफार्मर की हद तक महदूद करने लगे हैं। प्रोविंस वाइज इस वक्त कितनी बिजली चोरी हो रही है? बहुत चोरी हो रही है सर। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो पेस्को का और ट्राइबल एरिया का एरिया है, वहाँ 137 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है चोरी। ये हाई लॉस नेपरा से अप्रूवल के बाद पेस्को और ट्राइबल एरिया के एरिया के अंदर, वो टेस्को का जो एरिया है, सेप्को और हेस्को के अंदर, सिंध के अंदर, कराची के अलावा आपकी 91 अरब रुपए सालाना की जो चोरी हो रही है। आपके बाकी जो पंजाब की 5 हैं और इस्लामाबाद की, वहाँ 133 अरब रुपए की चोरी हो रही है। तो ये तकरीबन मिला के, और जी क्वेटा के अंदर जी 100 अरब रुपए की, बलूचिस्तान के अंदर 100 अरब रुपए की, तो 595 अरब रुपए है। और ये भी तमाम एरियाज़ के अंदर नहीं है, ये पूरे सूबे चोर नहीं है खुदा न खास्ता। मैं आपको बताऊं कि अब KPK के अंदर 137 अरब में से सिर्फ 4 ज़िलों में, 5 ज़िलों में, पेशावर, मर्दान, देरा इस्माइल खान, नौशेरा और जी चारसद्दा, इसके अंदर आपकी तकरीबन कोई 65 अरब रुपए की चोरी हो रही है 137 में से। बाकी जो ज़िले हैं उसमें बाकी उतनी कम चोरी हो रही है। लेकिन ये वो एरियाज़ हैं, और ये भी नहीं है कि रिमोट एरिया और अर्बन एरिया का फ़र्क है सलीम भाई। मर्दान के शहर के अंदर 80% का लॉस है, बहुत मेजर लॉसेज हैं। तो वो जो रेट ऑफ द गम, और ये चीज़ें वो ये कह रहे हैं कि देखिए पूरे मुल्क में चोरी हो रही है, लेकिन आप लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर साबित करने, हालांकि आप खुद भी आधे पख्तून है। मेरा घर है सवाबी सर। हाँ। मेरा जी ननिहाल है सवाबी। हाँ। ज़ेदा का गांव है, उसके पास जरान ढेरी के हम रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्या एक ख़ुसूसी सलूक नहीं किया जा रहा है? वहाँ भी सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हो ही नहीं सकता कि मैं जी कसूर के चोर इलाकों को और देरा गाजी खान के चोर इलाकों को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करूँ, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या सूबे बलूचिस्तान में किसी से। ये मेरा हक ही नहीं है, और ना ही हो रहा है। ये सिर्फ महज एक सियासी इसको रंग दिए जाने की कोशिश, अगर कोई कारा होगा तो कारा होगा, लेकिन इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसको जी नेगेट करते हैं, और ये साबित करके हम रहेंगे इंशाल्लाह। उन्हीं सूबाई हुकूमतों के साथ काम करेंगे, सब्र से काम करेंगे, कोई बयानबाजी नहीं होगी, कोई सब्र से नहीं ना अवैस लगारी साहब। लोग गर्मी से मर रहे हैं, और उसमें वो लोग भी मर रहे हैं जो आपको इतने लंबे लंबे बिल भी अदा कर रहे हैं। सब्र तो कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं निकाल लेते? नहीं जी, सब्र का मेरा मतलब है कि कोई बयानबाजी किए बगैर, इसके ऊपर सियासत खेले बगैर। हमारी कल भी एडमिनिस्ट्रेशंस की बहुत अच्छी मुलाकातें हुई हैं आपस में, एडमिनिस्ट्रेटिव उसके ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, और मुझे पूरा यकीन है कि अब एहसास हर एक को हो चुका हुआ है कि अगर बिजली चाहिए तो चोरी ख़त्म करनी पड़ेगी। मेरा कबायली इलाका है सलीम भाई, मेरा अपना देरा गाजी खान के अंदर, मैं एक कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, फोर्ट मंडरो उसका नाम है। 4 दिन की हमारी जद्दोजहद थी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, हमारा मेपको का स्टाफ, 125 पर्चे करवाए, 10 बंदों को जेल में डाला, उनकी रिकवरीज की, ट्रांसफार्मर्स गलत उतरवाए। 72 से 96 घंटे के अंदर जिस फीडर के ऊपर 2 घंटे बिजली जाती थी, आज 24 घंटे बिजली जा रही है। मेरे हल्के का मेरे ऊपर प्रेशर था इन 4 दिनों की एक्टिविटी से पहले कि ऐसे हमें बिजली खोल के दो, हमारा हक है, तुम हमारे वजीर हो, तुम हमारी इतनी से एक फीडर पे बिजली क्यों नहीं खोल सकते? मैंने कहा नहीं होगा, तुम अपने आप को दुरुस्त करो, तुम अपने आप की चोरी की जो हैबिट्स हैं उनको ख़त्म करो। उन्होंने माशाल्लाह किया, पॉलिटिकल कोई सपोर्ट उनको नहीं मिली,
उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली, उनके लिए मैं किसी ग्रिड स्टेशन के अंदर घुस के ज़बरदस्ती फीडर मैंने नहीं ऑन किया। मुझे तो ज़बरदस्ती भी ना जाना पड़ता, यहाँ से एक जॉइंट सेक्रेटरी को कहता फीडर ऑन हो जाता। बहुत आसान काम था। मैंने एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया, शायद अपने आप को पॉलिटिकली मैंने डैमेज किया हो 125 पर्चों की बेसिस के ऊपर, लेकिन 24 घंटे बिजली देने के बाद आज वहाँ की आवाम मुझसे 125 पर्चों के करवाने वाले लोगों से ज़्यादा खुश है। नहीं तो ये डिसाइडेड है कि बिजली चोरी रोकने का बस यही तरीका है कि लोड शेडिंग की जाएगी वहाँ पे? सर नहीं, बिजली चोरी रोकने का एक तरीका नहीं है, नुकसान कम रखने का तरीका है। हाँ। बिजली चोरी करने कम का नहीं है, उससे ज़रूर लोगों को वहाँ एहसास। लाइन लॉसेस जो होते हैं तो उसके लाइन लॉसेस भी हमारा कसूर, हमारे महकमे का भी कसूर है। हाँ। हमारे महकमे के लोग सलीम भाई लोगों को कहते हैं कुंडा लगाओ मीटर मत लो, तो मीटर के पैसे देने के बजाय 4000 रुपये महीना मुझे दे दो। तो अपने महकमे वाले को अंदर करने की बजाय आप मेरी बिजली क्यों बंद कर रहे हैं? महकमे वालों को भी अंदर करें, लेकिन चोरी को भी लॉ इन्फोर्समेंट, कई बहुत अक्सर एरियाज में जब महकमे वाले नहीं कहते और चोरी होती है। ट्रांसफार्मर्स, अब मैं आपको बताऊं, बलोचिस्तान में 28,000 एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है सर, जो जी रजिस्टर्ड हैं। 12 से 14,000 नॉन रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं, जिन्होंने सिर्फ कुंडा नहीं लगाया हुआ, पूरा ट्रांसफार्मर ला के रखा हुआ है HT लाइन के ऊपर, और इलीगल ट्रांसफार्मर से बिजली ले रहे हैं। गवर्नमेंट की रेट नहीं है। यही गवर्नमेंट की रेट कायम करने के लिए अब चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत हमारी तफसील से डिस्कशंस हुई है। प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको कोई रोशनी एट द एंड ऑफ द सुरंग दिखाना चाहूँ, मेरे ख्याल में 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बहुत बेहतर फ़र्क आएगा, क्योंकि इसको हमने जहाद के तौर पे शुरू किया हुआ काम। अच्छा, एक चलो अगर यही तरीका है और ये सज़ा देनी है तो पूरा साल है इसके लिए। ईद के दिनों में और इस शदीद गर्मी के दिनों में जिसमें बच्चे और वो बलक रहे होते हैं, तो इस सज़ा को मौखर क्यों कर नहीं कर लेते? मौखर किया, हाँ। ईद के दिन किया, हाँ। ईद के दिन किया। फिर असल में होता है कि जिन चोरी के इलाकों में लोगों को पता हो कि 2 या 3 घंटे बिजली आनी है सिर्फ पूरे दिन में, तो वो सारा वक्त अपने जो अप्लायंसेस हैं वो ऑन करके रखते हैं। इस्त्री भी ऑन, फ्रिज भी ऑन, हर चीज़ का काम उन्हीं 2-3 घंटों में करने की कोशिश करते हैं। वो जब लोड आपका जो सैंक्शन लोड होता है, वो जब फुल लोड पे काम करता है, उसमें सिस्टम की ट्रिपिंग आती है। यानी अगर आपका 24 घंटे काम हो तो आप 1 घंटा इस्त्री कर इस्तेमाल करेंगे, अगले घंटे में कुछ और काम करेंगे। यहाँ सारा कॉन्सेंट्रेटेड काम होता है, बिकॉज बेचारों के पास 3 घंटे के अलावा बिजली नहीं होती, तो वो सिस्टम भी डिस्टेबलाइज होता है। उसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट्स भी आती हैं उसकी। और पिछले दिनों में, ईद के दिनों में, अगर मैं आपको अर्ज़ करूं, बहुत सारे जी जनूबी जो अजला हैं KPK के और पंजाब के, वहाँ बहुत मेजर किस्म की आंधियाँ भी आई हैं इस ईद के दिनों में। और पिछले 5-8 दिनों में बहुत सारे इलाकों में, सिंध में भी, जनूबी पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में भी बहुत सारी आंधियों की वजह से भी काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, प्रोलॉन्ग्ड आउटेजेस हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हमारा भी काम है, हमारी कंपनियों का, कि अगर लाइन को कट जाती है तो हमें रेगुलेटर ने, नेपरा ने 12 घंटे का वक्त दिया है, 12 घंटे में इसको ठीक करो। हम 12 घंटे के बजाय 28 घंटे, 36 घंटे में ठीक कर रहे होते हैं। यही वो कमज़ोरियाँ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बेहतर बोर्ड्स और मैनेजमेंट ना होने की वजह से भी मैंने इनहेरिट की हैं। इन्हीं चीज़ों को हम चैलेंज के तौर पे इंशाल्लाह आगे ठीक करने का इरादा रखते हैं। तो ये डेस्कोस जो है वो सूबों के हवाले क्यों नहीं करते? मसलन खैबर पख्तूनख्वा के अगर 3-4 डेस्कोस है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें कतन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सूबों के हवाले करने में कोई एतराज़ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा को आप लोगों ने ऑफर की है, और ये बात बीच में सर जी चली भी थी, लेकिन मेरे ख्याल में इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अगर जनाब मुझसे पूछें, और जो एक फ़ैसला भी काबीना का हमने इन्फोर्स करवा रहे हैं और हो भी चुका है, अभी इस हुकूमत ने भी किया है, पिछले दिन भी ऑन अप किया था, वो ये है कि इनको प्राइवेट हाथों में जाना पड़ेगा। हुकूमत का जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और वज़ीर कंपनी नहीं चला सकता। मुझे लोग आके कहते हैं CO फलां को लगाओ, CFO फलां को लगाओ, PD फलां को लगाओ, चीफ इंजीनियर फलां को लगाओ। मैं उनसे पूछता हूँ कि मैंने कभी कंपनी चलाई नहीं है, मैं बिजली की कंपनी का तो मुलाजिम कभी नहीं रहा, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। मेरा काम है पॉलिसी बनाना। मेरी पॉलिसी की अकल और समझ ये कहती है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है,
मेरी पॉलिसी की अकल ये कहती है कि मैं अगर 600 अरब रुपए का नुकसान बतौर हुकूमती वजीर और सरकारी ब्यूरोक्रेसी इन कंपनियों का नुकसान कर रहा हूँ, हमारा काम कंपनी चलाना नहीं है। तो कराची में वो के इलेक्ट्रिक को दे दिया, लेकिन उधर तो और भी लोगों का जीना हराम कर दिया कराची इलेक्ट्रिक का सलीम भाई, कराची इलेक्ट्रिक के और भी इश्यूज़ हैं, वहाँ भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट के बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक अगर आज हुकूमत के पास होता तो इससे 10 गुना बदतर होता। और कराची इलेक्ट्रिक के अंदर लाइन लॉसेस कम हुए प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ये भी मैं जनाब को अर्ज़ करूँ कि कराची इलेक्ट्रिक की कोई प्राइवेटाइजेशन, कोई मॉडल प्राइवेटाइजेशन नहीं थी। उस प्राइवेटाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, खदोखाल के अंदर जो मुआहदे किए गए, जो मुआहदे समझ के बगैर किए गए, जल्दी में किए गए, गलत किए गए, उसमें बहुत कुछ सीखने को आज हमारे पास है। इसलिए आज हम जब खदोखाल पूरा बना रहे हैं कि बाकी कंपनीज़ को किस तरह प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, तो उसके अंदर उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि मेरे कंज्यूमर को जब प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा तो शादी को तोड़ना और तलाक लेना बदतरीन चीज़ होती है। हमने तो मिल के रहना होगा ना उन नई कंपनीज़ के साथ, तो उनके साथ किस तरह रहा जाएगा। तो उसके अंदर हम बहुत केयरफुली, आजकल मेरा सारा फोकस यही है कि ऐसे हालात पैदा कर लें जो साल 1.5 साल के अंदर ये तमाम कंपनियां, अगर इन्वेस्टर की ज़रूरत हो, अगर उसकी मांग हो इन्वेस्ट करने की, तो हम अपनी कंपनियों को बेचने के लिए साल 1.5 साल के अंदर तैयारी पूरी पकड़ लें। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो सरदार अवैस अहमद हालकारी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे मेहमान हैं वफाकी वज़ीर एनर्जी जनाब अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब। अवैस साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान ये सिर्फ एक मसला नहीं है अमन व अमान का, बल्कि दोनों वफाक और सूबे के दरमियान टकराव का एक मूजिब बन गया है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहें तो आप उनके हवाले करने को तैयार हैं? देखिए, हम हर उस किस्म की अरेंजमेंट करने को तैयार हैं जो नुकसान से पाकिस्तान को, सूबों को और हमारी वफाक को बचाए। हमारे पास पूरी खुली, लेकिन हम ये फैसला कर चुके हैं कि ये प्राइवेटाइज होनी चाहिए। हमारे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन बेहतर तरीका है। हमारे ख्याल में ना वफाक की हुकूमत के पास और ना किसी सूबाई हुकूमत के पास ये कैपेसिटी है कि वो किसी बिजली की कंपनी को चलाए। किसी वजीर ने बिजली की कंपनी को चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली हुई। किसी ब्यूरोक्रेट ने, चाहे यहाँ का सेक्रेटरी हो या वहाँ का हो, यहाँ का एडिशनल सेक्रेटरी हो या जॉइंट सेक्रेटरी हो या वहाँ का हो, किसी ने सर कोई ट्रेनिंग बिजली की कंपनी को चलाने की नहीं ली हुई। हमारा काम ही नहीं है। और मैं सख्त इस चीज़ को अंदर बिलीव करता हूँ कि जिस तरह PTCL को मैंने 2002 से 5 के बीच में प्राइवेटाइज़ किया था और उसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। कभी भी आपको टेलीकॉम सेक्टर की इश्यूज़ की किसी ने कंप्लेन नहीं की, ना MNA को कोई करता है, ना MPA को कोई करता है, ना सियासी लोगों के डेरों पे लोग आज फ़ोन का कनेक्शन लेने जाते हैं जो उस ज़माने में जनाब को याद है जाया करते थे। तो हम यही माहौल चाह रहे हैं कि बिजली के कंपनियों, सियासतदान के पास लोग कंज्यूमर क्यों आए कि मेरा मीटर ठीक करा के दो या ट्रांसफार्मर जल गया वो करा के दो। कंपनी का काम है ये। तो कंपनी जब फेल होती है तो सियासतदान के पास लोग आते हैं ना, या अफसरशाही के पास जाते हैं, या आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास आते हैं कि मेरा ये काम करा दे, वो काम करा दे। तो मैं इस जंजाल में से एक बहुत सेहतमंद तौर तरीके से हुकूमत को निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और भी दावा है कि नेट प्रॉफिट के हमारे अरबों रुपए वो वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, तो हमारे इन लॉसेस को उसमें एडजस्ट कर दे और हमारे लोगों को बिजली दे। सर, नेट हाइडल प्रॉफिट्स का जो मामला है, जो अब जिसको वाटर यूजेज चार्ज कहा जाता है, वो पानी को इस्तेमाल करने की एक फ़ी है जो उस सूबे को जहाँ वो डैम बनता है उनको मिलती है। उसके कोई वाजबात के ऊपर इस वक्त अंडर आर्बिट्रेशन भी हैं। वो बाकायदा एक केस है जिसकी समाअत हो रही है, शायद आर्बिट्रेटर उसमें जो मुकर्रर हैं वो लोग कहते हैं इस रेट से अप्लाई होना चाहिए। वफाक का क्लेम है कि वाटर यूजेज चार्जेज 1 रुपये कुछ पैसे या हाइडल प्रॉफिट जो है वो कह रहे हैं जिस तरह बिजली की कीमत ऊपर जा रही है उसी के प्रमोशन के अंदर पानी के जो यूजेज जो चार्जेस हैं वो ऊपर जाएँ। लेकिन बिजली की कीमत का ऊपर जाने का सिर्फ पानी के कीमत या फ्यूल की कीमत से ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशंस के अंदर आती हैं। तो हम सूबों के साथ बहुत एक खुली इंगेजमेंट के साथ इन नेट हाइडल प्रॉफिट्स को भी, जो कि बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का काम है, वो मेरी वजारत का नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रांगली बीच में इन्वॉल्व हैं।
हम लोग बिल्कुल खुली जहन के साथ तमाम सूबों के साथ उनके राइट्स के ऊपर बात करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, और हमारा शौक़ है कि ये चीज़ों को इन्हीं 5 सालों में रिजॉल्व किया जाए इंशाअल्लाह। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के साथ, उनके साथ वज़ीर दाखिला के भी मुज़ाकरात हुए, हमने समझा कि शायद मसले का हल निकल आया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वज़ीर आला भी जाके फ़ीडर खुलवाते हैं और बाकी लोग भी जाते हैं, तो ये क्या मामला है? सर फ़ीडर्स खुलवाने का एक तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, बल्कि इन्फॉर्म करूँ जनाब के तवस्सुत से सबको, कि फ़ीडर ज़बरदस्ती खुलवाने का पिछले जो 3, 4, 6 दिनों में आपने देखा टेलीविज़न की जीनत बना रह गया। कभी कोई MNA साहब जा रहे हैं, कभी कोई मेयर साहब जा रहे हैं, कभी कोई MPA साहब जा रहे हैं, कभी वज़ीर आला साहब जा रहे हैं। उसका खुलवाने का बाकायदा ग्रिड्स के ऊपर एक नुकसान हुआ है। पिछले 6 से 7 दिनों में हमें कम से कम 6 से 7 अरब रुपए का इनको बग़ैर सोच समझ के तमाम ग्रिड के फीडर्स को ऑन करने का एक हमारी इक्विपमेंट के ऊपर नुकसान हुआ है, जिसका बाकायदा तखमीना लगाया गया है, हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा शरंगेज़ी वगैरह की वजह से तोड़ फोड़ में भी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो बिजली चोरी वाले फीडर हैं वहाँ बिजली देने का भी नुकसान हुआ है। तो ये सब कुछ मिला के 6 से 8 अरब रुपए का तखमीना तकरीबन है। ये जो चीज़ है ये उनकी तरफ से, आवाम की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर है। ईद के दिन थे, गोश्त लोगों ने संभालना था, किसी गरीब ने डी फ्रीज ली होगी गोश्त संभालने के लिए। ईद में बंदा रेस्ट करने जाता है। जो शहरों में लोग रहने वाले होते हैं आराम के अंदर, जो बिजली चोरी के इलाकों में नहीं ज़्यादा रह रहे होते, जब वो घरों में वापस जाते हैं और उनकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद होती है पूरी पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर, वो जाके शोर मचाते हैं। तो ये बाकायदा लॉसेस के एरिया में लोड शेडिंग उतनी हो रही थी जितनी ईद से पहले या ईद के बाद हो रही है। महसूस करने वाले रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा एकदम हो गए, जिनकी आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देती है। तो उसकी वजह से ये एक रिएक्शन और प्रेशर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव से उनके ऊपर आया। लेकिन समझने की बात है, जो हम बार बार उनको एक्सप्लेन करें, हमारे भाई हैं, कोई हमारा उनके साथ झगड़ा नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है, उनको और हमें मिल के, जिस तरह मैंने अपने कबायली इलाके में मामला मिल के लोगों की हेल्प के साथ रिजॉल्व किया है, और ये 10 दिनों का काम है। अगर हर एक इस काम के ऊपर पड़ जाए, हर इलाके का डिप्टी कमिश्नर पड़ जाए इसके ऊपर, 10-10 फीडर रोज़ के उठा ले, ये आपका काम 1 से 1.5-2 महीने के अंदर हल हो सकता है। ये जो नुकसान हुआ है और ये एक लिहाज से रेड चैलेंज हुई है, इसका क्या होगा? इसका से पूछा जाएगा। इसका पाकिस्तान के ऊपर एक बुरा, एक वो नेगेटिव असर ज़रूर पड़ेगा। कल को लोग अगर डिप्टी कमिश्नर के काम से खुश नहीं है, वो समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए बंदूक उसकी कान पट्टी पे रख के और तहसीलदार से दस्तखत करवाए जा सकते हैं, तो लोग करेंगे। ये तो एक ट्रेंड शुरू होगा ना। ये ट्रेंड हमारी हुकूमत की गवर्नेंस और मुल्क की गवर्नेंस के अंदर ये ट्रेंड शुरू होना, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। 6-8 अरब रुपए का नुकसान है तो बहुत, लेकिन वही बेचारा कंज्यूमर पे कर रहा होगा, उसके रिपेयर के पैसे उसी के टैरिफ पे जा रहे होंगे कल, उसको तो बेचारा बर्दाश्त कर जाएगा किसी ना किसी तरह। आज जिस तरह पेट के ऊपर पत्थर बांध के बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट और मुल्क के अंदर एक धौंस चला के काम करवाने के साथ जो एक रिलेशनशिप बनती है, वो सबसे एक अनहेल्दी चीज़ है। और हमने अपने भाइयों को और अपने दोस्तों के ज़रिए बीच में ये बात ज़रूर उनको बावर कराने की कोशिश की है कि ज़रूर आपकी मजबूरी होगी, लोगों का प्रेशर होगा। कसूर में भी उतना प्रेशर था, डीजी खान में भी मेरे पर उतना ही प्रेशर था, बलोचिस्तान में भी था, सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर भी था, हेस्को में भी था, सेबको में भी था, लेकिन सब ने इस हद तक रिएक्ट नहीं किया जिस तरह KPK में रिएक्शन आया। लेकिन वो कतन, मैं आपको दोबारा ये बात करना चाहूँगा सलीम भाई, हो ही नहीं सकता कि 90% नुकसान करने वाला फीडर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में और पंजाब में और मेरे इलाके में उसको मुख्तलिफ किसी जाविये से देखा जाए और उसको मुख्तलिफ पैमाने के ऊपर परखा जाए। इम्पॉसिबल, मेरी वजारत में ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही सवाल आएगा ना कि आप अपने महकमे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सर FIA को इन्वॉल्व किया है, पर्चे किए हैं, एक्सीएंस को सस्पेंड किया है, नौकरियों से निकाला है, और ये जो नए बोर्ड्स आजकल के अंदर ऐलान होने जा रहा है, ये किस तरह के बोर्ड होंगे? बहुत प्रोफेशनल किस्म के लोगों को रखा है जिनका इस कारोबार के साथ ताल्लुक़ है और समझ है। हाँ, ऐसे वकला रखे हैं जो इसी एनर्जी के सेक्टर के कवानीन
और उनके केसेस को जानते हैं, ताकि हमारे ऊपर जो पेनल्टीज लगती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का नुकसान होता है, वो ना हो। ऐसे लोगों को रखा है जिनको कहा गया है कि वजारत कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। भाई अपनी मर्जी से सीईओ फायर करो और अपनी मर्जी से सीईओ हायर करो, अपनी मर्जी से एसडीओज को निकालो और अपने कवानीन बना के जल्द अज जल्द नए नौजवान इंजीनियर्स को इंडक्ट करो, ताकि तुम्हारी कंपनी की पोजीशंस में अच्छे और फ्रेश ब्लड आए। नहीं, ये बोर्ड जो है ये डिस्कोस की जगह ले लेगी। ये सर डिस्कोस को के ऊपर हुक्मरानी करेंगे ये बोर्ड। अच्छा, जो इस वक्त कानून के मुताबिक बोर्ड्स हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स हमें काफ़ी दिहाइयों से नहीं मिल रहे, क्योंकि कभी मेरी सिफारिश से कोई लगता था, कभी और की सिफारिश से लगता था। इस दफ़ा सिफारिशी बोर्ड नहीं है, इस दफ़ा उन्हीं को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इस कारोबार का इल्म है, और उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें 6 महीने में कस्टमर की इज्जत करना सिखाओ। सबसे पहले अपने अफसरों को, तुम्हारा कस्टमर है। आज कंप्लेंट सेंटर हमारा एक नंबर है बाकायदा, हमारे इसका 118 उसका नंबर है, हमारे कंप्लेंट्स का नंबर है। मुझे भी नहीं पता, वजीर 118 के ऊपर फ़ोन करता है तो शायद मुश्किल से कोई फ़ोन उठाता हो। उस कंप्लेंट सिस्टम को आज आप किसी और को 11-22 को फ़ोन करें, 2 मिनट में इमरजेंसी की गाड़ी आ जाएगी आपके पास। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप मोटरवे के कंप्लेंट सेंटर को फ़ोन करें, 2 मिनट में उठाएगा। हमारा एक्सीएन कस्टमर को कस्टमर नहीं समझता, वो समझता है मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। वो लाइनमैन मेरा अब्बा बना होता है हर वक्त, क्या मेरी मर्जी होगी तो मुझे कुक्कड़ खिलाएगा, तो मुझे कोई बख्शीश देगा तो मैं तेरे पास आऊँगा, तेरा ट्रांसफार्मर को ठीक करूँगा। लेकिन वैसा बुराई शुरू कहाँ से होती है? बड़ी बड़ी शख्सियात को और वापडा हुकाम को कई सौ कई हज़ार यूनिट माफ़ है, तो इसलिए वो सिलसिला आगे तक चला जाता है। तो ये क्यों कुछ लोगों को यूनिट माफ़ कर दिया सर? मुझे जो बताया गया मैं आपको दोबारा भी रिकन्फर्म करके आपको इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। मुझे जो बताया गया, अब उनके यूनिट्स को पैसों में कन्वर्ट करके उनकी तनख्वाह का हिस्सा है, तो अब वो अनलिमिटेड यूनिट्स वाला कुछ सीन नहीं है इस वक्त। होना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ को मोनेटाइज होना चाहिए, पैसों की शक्ल में आके उनको दे दें, लेकिन फ्री यूनिट्स तो ना करके दें ना। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर बेसिक हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कई जगहों पे आ गए हैं, लेकिन बहुत बेहतरी आने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर एक सीरियस एफर्ट की जाए तो आपका ये तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का जो सेक्टर है, जो आपके साथ और मेरे साथ आम आवाम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये अगले 1-2 साल में लोगों को बहुत फ़र्क महसूस होना चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों को मंगला डैम और उसकी वजह से एक रियायत मिल गई, तो क्या तुरबेला डैम की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कोई रियायत नहीं? सर उनको रियायत नहीं मिली। उन आज़ाद कश्मीर को हम लोग एक ख़ास रेट के ऊपर बिजली देते हैं। हाँ, वो खुद अपना बर्दाश्त करके अपने फाइनेंसेस से अपने लोगों को कम बिजली के ऊपर देते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर भी सर, पाकिस्तान भी के अंदर भी हम लोग, हमारा एवरेज जो रेट है आज पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर हर चीज़ है, जो पेट्रोल का पैसा भी है, फिक्स चार्जेस भी हैं, कैपेसिटी चार्ज, वो तकरीबन 35.50 पैसे है एक एवरेज रेट जो है। अब हमारे कई कस्टमर्स को बिजली जो है वो बहुत सस्ती मिल रही है, 6-7 रुपये यूनिट मिल रही है, कई को 10 रुपये यूनिट मिल रही है, और कई लोगों को इस 35 से ज़्यादा मिल रही है। वो लोग उन गरीब लोगों के लिए पैसे दे रहे हैं जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग 342 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान खुद बाकायदा इस वक्त डालती है पैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके, ताकि लोगों के रेट्स को उन रेटों के ऊपर रख सकें जहां हमने रखे हुए। तो अब जो 100 यूनिट से कम वाला है उसको 35 रुपये यूनिट नहीं मिलता, उसको 6 रुपये यूनिट मिलता है। जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसके मुताबिक उसको उतनी रियायत मिल रही है। और 342 एक और भी चीज़ है जो बड़ी ख़तरनाक है, वो मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान में सर इस वक्त 35 रुपये का एवरेज रेट है, ठीक है सर। अब बिजली की पैदावार की कीमत और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ख़र्चा जो फ़र्ज़ करनी गुजरावाला की कंपनी के अंदर जो है, वो इस वक्त गुजरावाला की कंपनी वाले लोग जो हैं, जितने भी सारिफीन हैं, वो इस 35 रुपये फ़ी यूनिट से 15 अरब रुपए सालाना ज़्यादा पे कर रहे हैं। उनको 15 अरब रुपए की बिलिंग कम की होनी चाहिए। वो क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि
हैदराबाद में, पेशावर में, मुल्तान में, इन इलाकों में जो इनएफिशिएंसीज और कमियां हैं वहाँ की, वो उनकी बिजली ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक रेट है पूरे मुल्क में, आपने एक सियासी फैसला किया हुआ है, तो एक इलाका दूसरे इलाके से जहाँ अपनी शराफत और बेहतर हुकूमती ताउन की वजह से सस्ती बिजली उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद हिम्मत कर रहा है बिल पूरे देने के, वो फिर भी 15-15, 20-20 अरब, अब जो मुल्तान का इलाका है पूरा रीजन, वो 22 अरब रुपए की बिजली ज़्यादा महंगी ख़रीद के बाकियों को दे रहा है। हैदराबाद वाले जो लोग हैं वो 56 अरब रुपए की बिजली ज़्यादा महंगी, बल्कि ज़्यादा सस्ती उनको पड़ी है बनिस्बत और लोगों के। अच्छा। और उनका नुकसान जो है वो बाकी रीजन्स पे कर रहे हैं, और वो इस एक वफाक के महकमे के ज़रिए हो रहा है। तो ये जो एक इलाका दूसरे इलाके की कोताही की कीमत अदा कर रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, बिजली और लोड शेडिंग से मुतालिक ये ख़ुसूसी जरगा जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में बात हो रही है लोड शेडिंग से मुतालिक, और हमारे मेहमान हैं वफाकी वज़ीर एनर्जी जनाब अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब। अवैस साहब, किसी के घर टीवी नहीं है, लेकिन टीवी के बद के पैसे भी आप लोगों ने इस बिल में डाल दिए, सरचार्जेस अलग से हैं, एक इतना लंबा बिल आ जाता है और उधर से बिजली नहीं है सर। सरचार्जेस, हाँ, सरचार्ज जो है ना सर, वो आपका जो कर्जा गर्दिशी कर्जा इकट्ठे हुआ है उसकी फाइनेंसिंग के लिए 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट है, वो हर एक के ऊपर है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स एक ऐसी मद है जो 18% सब के ऊपर है, तमाम कंज्यूमर्स के ऊपर है। 18% का वो हमसे FBR हमारे ज़रिए वसूली करती है, वो बेसिकली हमारी बिजली की कीमत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप उनको बताते नहीं है कि हम अपने बिल वसूल नहीं कर सकते, आपके ये क्यों, कहाँ से वसूल करें? सर, FBR के पास कोई वसूली का तौर तरीका उनकी नाअहली की वजह से शायद अभी नहीं हुआ डेवलप। हाँ। वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अल्लाह करे डेवलप हो जाएगा, तब हमारे ऊपर ये बिजली के बिल के ज़रिए टैक्स इकट्ठे करने का जो बोझ है ये ख़त्म हो जाएगा। कभी गिना है कि एक बिल पे कितने किस्म के टैक्स होते हैं? सर, बिल होता है, ओरिजिनल बिजली की कंजम्पशन होती है 6000 की, और बिल आ जाता है 26,000 की। नहीं सर, हमारे जो टैक्स है ना सलीम भाई, वो 18% टैक्स है जो सब के ऊपर है, तमाम सार्फिन के ऊपर। वो उसे कहते हैं लोग सेल्स टैक्स। जो फैक्ट्री वाले हैं जो कोई चीज़ बना रहे हैं और आगे बेचते हैं, वो उसका जब बेचने का सबूत करते हैं तो उस सेल्स टैक्स के अंदर ये एडजस्ट हो सकता है इंडस्ट्री वालों के लिए, बाकी किसी के लिए एडजस्टेबल ये नहीं है, बाकी हम पे करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी है, वो तकरीबन कोई 1.5% है, वो जाती है जी सूबाई हुकूमतों को, वो उनका एक एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते थे उसके तहत। और PTV की फ़ी है 35 से 60 रुपए की, वो PTV चलाने के लिए लोग हमारे ज़रिए वो उसको जी जमा करवाते हैं, चाहे उस घर में कोई PTV देख रहा हो या ना देख रहा हो। तो ये PTV वाला टैक्स है, इसकी बजाय PTV को बंद कर दें, वो कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। वो सर हुकूमत का काबीना का और फैसला मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन PTV का एक वैसे स्टेट ओन्ड एक ना एक चैनल ज़रूर होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल की मिस इन्फॉर्मेशन के दौर के अंदर। उसके अलावा लेकिन आप जिस तरह कह रहे थे कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है, तो इस वक्त तो ये TV चलाना भी कारोबार है। जो बिजनेस के चैनल्स है ना सलीम भाई, ये मेरा एक और मेरा पता नहीं मैं रेलेवेंट बंदा हूँ भी सही इसके मुतालिक के नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन के अलावा, न्यूज़ चैनल के अलावा, एंटरटेनमेंट चैनल, म्यूज़िक चैनल, रिलीजियस चैनल्स, इसके अंदर मेरे ख्याल में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को नहीं होना चाहिए। वो प्राइवेट वाले बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में भी सरकारी TV तो नहीं है उनका। हाँ, लेकिन बहुत सारे ममालिक में है भी सही, जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, अभी तक है भी सही। तो आपने ये जो सूरत हाल बता दी, ये तो बड़ी तशवीशनाक है और एक मिस है, तो इसको ठीक करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है और क्या करेंगे? सर, तशवीशनाक नहीं है, मेरे ख्याल में तो बहुत हौलनाक थी, लेकिन बहुत पुरुमीद है। देखिए, तकरीबन 28 इस किस्म के इक़दामात हैं जो हमने आके 3 महीने में पूरी प्रॉपर रिसर्च स्टडी, दुनिया के बेस्ट एनर्जी इकोनॉमिस्ट को बिठाया,
अपने लोगों को बीच में, यंग लोगों को हम लेके आए। और एक होती है अप्रोच जो मैं अपने आप को अगले कुल समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, उसमें बड़ी गलतियाँ होती हैं। एक होती है बॉटम अप अप्रोच, जहाँ आप और लोगों के व्यूज़ लेते हैं, चुप करके सुनते हैं, अपनी अकल नहीं मारते, और बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर सुनते हैं और डिस्कशंस के ज़रिए उनमें से फॉल्ट्स अपनी निकालते हैं कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ वो सुराख हैं जिनको प्लग करने की ज़रूरत है, जहाँ से लीकेजेस हो रही हैं। तो वो तकरीबन 28 ऐसे इकदाम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने हमारे ऊपर पूरा जोर लगाया, मुझे सारी गलतियाँ निकाल के दो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग के सेक्टर में। 28 इस किस्म के इकदाम हैं जो हमने उनके सामने जाके रखे, उनके ऊपर बहुत काम शुरू हो चुका हुआ है। सबसे पहले तो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का सर 600 अरब रुपए का गैप है ना, इनके साथ क्या करना है? अपने पास रख के इसी तरह नुकसान करवाते रहना है? इन्हीं एक्सीएन और अफसरशाही के ज़रिए चलाना है? नहीं चलाना। उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक इंगेज हो चुका हुआ है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पूरा काम शुरू हो चुका हुआ है। 1.25 साल का वक्त है, हम तैयार होंगे कंपनीज़ को बेचने के लिए, और अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने लोगों की पूरी जॉब सिक्योरिटी के साथ किसी की नौकरी को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। जो हैं, अगर वो काबिल लोग नहीं होंगे वो घर पे बैठ जाएंगे, तनख्वाहें लें अपनी, घर पे बैठना वाले ज़्यादा मुफीद होगा उनके। नए बंदे अडॉप्ट करेंगे और अपने इन कंपनीज़ को प्राइवेट सेक्टर वाले चलाएंगे। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको एक एग्जांपल दूं मैं सीधी सीधी, हमारी पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं जो बतौर हुकूमत पाकिस्तान मैं ख़ुद ओन करता हूँ जी, मैनेज करता हूँ बतौर वज़ीर। उन कंपनीज़ के अंदर सलीम भाई कोई 150 अरब रुपए का, 125 अरब रुपए का खाली लोहा है। वो फैक्ट्रियाँ तबाह हो चुकी हुई हैं, वो चल नहीं सकती, कभी नहीं चल सकती। पावर जनरेट करने की कंपनी है, उनको कहते हैं जी जेनकोस। वो सर 125 अरब रुपए का लोहे के तोल में उनकी कीमत है मशीनरी की। अगर आप तोल के बेचें, उन तोलने बेचने वाले लोहे की शक्ल देखने के लिए 7.5 अरब रुपए सालाना की सैलरीज देने वाले लोग हमने रखे हुए हैं। उनको फारिग नहीं कर रहे। हमने कहा क्यों नहीं फारिग कर रहे? तो सर इसको जब फारिग करेंगे तो 20 अरब रुपए इनके ऊपर खर्चा आएगा, इनकी पेंशन वगैरह हर चीज़ उनको फारिग करने का। तो मैंने कहा 125 अरब रुपए का लोहा है, उसको बेचो भाई, उसको बेच के 25 अरब रुपए दो इनको कहो खुदा हाफिज़। तुम्हें सालाना 7.5 अरब रुपए बचना शुरू हो जाएगा। ये 7.5 अरब रुपए आपके ख्याल में कौन दे रहा है? ये 7.5 अरब रुपए आपके बिल के अंदर जमा हो के आते हैं। अच्छा, हाँ, यही तो गैप्स हैं हमारे। और ये आईपीपीज के मेस का क्या कर रहे हैं? सर आईपीपीज का जो मेस है ना, वो भी बड़ी बहुत आपने अहम सवाल, आज सबसे अहम सवाल यही है। देखिए आईपीपीज 2027 में कई रिटायर होने वाले हैं और कई 2034 में रिटायर होने वाले हैं। वो आईपीपीज हैं जो सबसे महंगे हैं। 2034 तक तो वो हमारा बेड़ा गर्क कर दें। सर बेड़ा गर्क सिर्फ वो नहीं कर रहे, बेड़ा गर्क बहुत कुछ कर रहा है हमारा। ये एक ख़ास हद तक कोई बीच में कंट्रीब्यूट कर रहे, इतना भी नहीं कर रहे। 2027 और 2034 में जो आईपीपीज रिटायर होने वाले हैं, उनको आज भी हम रिटायर कर सकते हैं। वो फर्नेस ऑयल से और वो डीजल से बिजली पैदा करते हैं। उनका सिर्फ फ्यूल का खर्चा 60 रुपये यूनिट है, 45 रुपये यूनिट है, 48 रुपये यूनिट है। तो वो उनकी कोई तुक नहीं बनती है उनको चलाने की। वो तब चलते हैं जब बहुत मजबूरी होती है, जब आपकी डिमांड इतनी ऊपर चली जाती है कि आपके पास सप्लाई करने के लिए और कोई चीज़ नहीं होती। तो वो मेरिट ऑर्डर में सबसे नीचे हैं। सारे पहले सस्ते प्लांट चल जाएंगे तो फिर ये महंगों की तरफ आएंगे वो लोग। ठीक है, ये हमारा सिस्टम। लेकिन हम उनसे बिजली ना भी ले तब भी उनको पेमेंट तो हाँ उनसे, लेकिन अब उसकी पेमेंट बहुत कम हो गई है क्योंकि वो अपना उधार और कर्जा पे कर चुके हैं। वो अपनी बेसिकली ये होता है कि जो भी आप प्लांट नया खरीदते हैं, पहले 10 से 12 साल में आप उसके ऊपर पैसा लगा हुआ इन्वेस्टमेंट प्लस उसका सूद वो आप पे ऑफ करते हैं। इसलिए हर प्लांट की पहले 10-12 साल के अंदर कीमत ज़्यादा होती है बिजली की जब आप उनसे ख़रीद रहे होते हैं। उसके बाद सिर्फ उनकी जो फ्यूल की कॉस्ट है एनर्जी की वो हो जाती है। एग्ज़ाम्पल दूं मैं आपको, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आईपीपीज़ और जो बिजली हैं उनकी फ्यूल की कीमत 11 रुपए पर यूनिट है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट की और कर्जा देने की जो सूद की कीमत और जो डॉलर ऊपर गया है उसकी वजह से जो कीमत है वो 18 रुपये 41 पैसे। यानी अगर आपके प्लांट ना भी काम कर रहे हों तो आप 18 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उनको दे रहे होंगे। और ये दुनिया की हर कोने में होता है। हमारी मुसीबत ये है कि हमारा इस वक्त 106 अरब यूनिट कुल कंज्यूम होता है, इस्तेमाल होता है सालाना। हमारे पास 200 अरब यूनिट
पैदा करने की गुंजाइश है। वो 200 अरब रुपए, 200 अरब यूनिट तब होगा जब आपकी गर्मियों और सर्दियों की मांग एक जितनी होगी। ये जरा समझें, बहुत ज़रूरी बात है। आपकी गर्मियों की मांग है, फ़र्ज़ करें अगर 26,000 मेगावाट, आपकी सर्दियों की मांग है 12,000 मेगावाट। आपको चाहिए बिजली 24 घंटे गर्मियों में, हमने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ गर्मियों के मुताबिक। उस सर्दियों में जो नहीं चाहिए मैं किसको बेचूं? तो आपकी जो एग्रीमेंट्स होनी चाहिए थी आईपीपीज़ के साथ, वो गालिबन ये होनी चाहिए थी कि सर्दियों के महीने की बिजली खुद बेचो, ढूंढो उसके ग्राहक, हम 8 महीने तुमसे ये पूरी कैपेसिटी लेंगे और अगले 4 महीने कम कैपेसिटी की पेमेंट देंगे। लेकिन ये उस वक़्त मुआहदे जो हुए गालिबन इस एंगल से नहीं हुए, और वो भी हक पे थे। वो प्लांट्स कहते हैं भाई हम शुक्र करो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हम सिर्फ विंटर्स की फैक्ट्रियां चलाने वाले कहाँ से ढूंढ के लेके आए। तो अब हम इसको ऐसे अप्रोच कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर के ऊपर इस जो बैलेंस है इसको भी स्ट्राइक करने की कोशिश करें। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर अल-यमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के मुश्तइल अवाम को साथ लेके इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े तो फिर क्या होगा? या अगर तुरबेला डैम बंद करने चले गए तो फिर? मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने लोगों को बिजली 24 घंटे दूँ, यही ख्वाहिश के मुताबिक वो ग्रिडों पे जा रहे हैं ना सर। अगर ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह, जो मुझे पूरी उम्मीद है होगी, तो फिर उनको हमारा फार्मूला बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदा पहुंचा सकेगा। बिजली को 24 घंटे देने का मेरे फार्मूले के अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। और उसकी जो चाबी है वो सूबाई हुकूमतों की रिट और अपनी हैसियत को मनवाने में है। उसके अलावा पाकिस्तान और हर चीज़ में ऐसे है सर, हर चीज़ में ऐसे है। अब आप जाए कि बैंक में जाके घुस के कहें पैसा दो, और अगर कोई आपको रोकने वाला ना हो तो पैसा तो ले जाएंगे ना, तो बैंक का कारोबार भी ठप हो जाएगा ना। तो यही हो रहा है बिजली के महकमे में, और क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। अवैस लगारी साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।